नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बुरानिया सक्सेस क्लासेज वल्लभ नगर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में अपन आज परिचयात्मक क्लास लेंगे। तो आपके पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में कौन कौन से जो 10 विषय आते हैं वो आपका समय खराब ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो आप समझो, इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी यानी परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान, यानी इसमें आप एनाटॉमी का सब अच्छी तरह से परिचित हो तो उसका आएगा नॉलेज। दूसरा विषय है आपका इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं परिचयात्मक पशु शारीरिकी एवं जैव रसायनिकी। तीसरा आपका जो विषय है उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट, यानी परिचयात्मक पशु प्रबंधन। और वेटनरी डॉक्टर में इसी को लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आदमी एलपीएम बोलता है, कोई एनिमल मैनेजमेंट बोलता है, तो दोनों एक ही विषय है। तीसरा एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, यानी पशुपालन के जो प्रसार कार्यक्रम है किसानों तक या बेसिक लेवल तक पहुंचाने के लिए जो विषय काम में लेते हैं वो है पशुपालन प्रसार। उसके बाद में अपन पाँचवा विषय का इंट्रोडक्टरी एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, यानी परिचयात्मक पशु आनुवंशिकी, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी और ब्रीडिंग यानी प्रजननिकी। उसके बाद में अगला विषय है इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी, परिचयात्मक पशु चिकित्सा औषध शास्त्र, जिसमें अपन औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हो गया औषध शास्त्र। उसके बाद में अगला विषय है परिचयात्मक वेटनरी मेडिसिन, यानी परिचयात्मक पशु चिकित्सा मेडिसिन। मेडिसिन में दो कैटेगरी में मोटा मोटी बांटते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन और क्लिनिकल मेडिसिन। ये आप जब विषय के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में है माइनर वेटनरी सर्जरी, यानी लघु शल्य चिकित्सा, यानी एलएसए लेवल पे, यानी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट के लिए छोटे स्तर के ऑपरेशन करते हैं, इसलिए इसका सब्जेक्ट का नाम आपके माइनर वेटनरी सर्जरी। उसके बाद में है इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन, जिसको आप गायनिकोलॉजी भी बोलते हैं, तो परिचयात्मक पशु प्रजनन। उसके बाद में 10वां विषय है आपके इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन, परिचयात्मक पशु पोषण। तो आज अपन विस्तार से इसी विषय के बारे में करेंगे, इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन परिचयात्मक पशु पोषण। पोज कौन कर सके? तो आज हम परिचयात्मक क्लास लेंगे एनिमल न्यूट्रिशन पशु पोषण। आपके विषय है ये इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन, यानी परिचयात्मक पशु पोषण, यानी जो बेसिक पशु पोषण है वो क्या है। पशु पोषण के बाकी आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ, उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा, पहले इंग्लिश में उसको देख लो। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज ए सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच an organism takes in assimilates the feed growth and और इंजर्ड टिश्यू। हिंदी भी लिखूंगे साथ में पूरी, यानी पोषण एक विभिन्न श्रृंखलाओं की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई प्राणी भोजन को अंतर्ग्रहित करता है तथा उसका यूज ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए और जीर्ण शीर्ण ऊतकों की वृद्धि के लिए काम में लेता है। ये है पोषण। और यदि यही पोषण पशुओं के लिए हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एनिमल न्यूट्रिशन, तो वो हो जाएगा पशु पोषण। पशु पोषण में फादर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, यस, पशु पोषण के जनक, हिंदी में आप कह सकते हो पशु पोषण के जनक थे एंटोइन डी
लेवोसियर, एंटोन डी लेवोसियर। देखो लेवोसियर आपको याद रह जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न ही पूछ सकते हैं कि पशु पोषण के पिता कौन है, जनक कौन है, तो वो है एंटोन डी लेवोसियर। अब एंटोन डी लेवोसियर कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और आप कभी पढ़ना कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इनको गला काटकर इनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इनका जब कई गणितज्ञ विद्वानों ने बोला कि ऐसे व्यक्ति जन्मने के लिए 100 साल लगते हैं, आपने 1 मिनट में इनकी हत्या कर दी। तो आप याद रखने के लिए बात बताइए कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुई 1700 कुछ के दौरान, तो इनकी हत्या कर दी गई थी गला काट के। वाह सर, मजा आ रहा है। अब चलें। अब अपन जो कुछ टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली जो काम में आती है, टर्मिनोलॉजी हिंदी में इसको अपन बोल सकते हैं शब्दावली। बाकी शब्दावली जो मुख्य शब्दावली है वो आज लिख देता हूँ, बाकी जो जिस क्लास के दौरान अपने को काम आएगी अपन उसको साथ में लिखते रहेंगे। पहला चीज़ तो एनिमल न्यूट्रिशन हो गया, या तो पशु पोषण की परिभाषा। दूसरा अपन बात करें कि राशन और डाइट। एक आता है फूड और एक होता है फीड। राशन के लिए, राशन मुख्यतया 24 घंटे की जो भोजन आवश्यकता है उसके लिए यूज किया जाता है। यानी पशुओं के लिए मुख्यतः अपन टर्म कौन सी यूज करते हैं? राशन, जिसमें किसी भी पशु के 24 घंटे के भोजन की आवश्यकता को एक साथ क्या बोलते हैं अपन? राशन। ठीक है। और डाइट मुख्यतः मनुष्य के लिए यूज में करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक विशिष्ट समय पे भोजन अंतर ग्रहण करता है। तो जैसे सुबह, दोपहर, शाम, या 3 टाइम 4 टाइम जो भी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइट। क्लियर। उसके बाद में 2 शब्द आते हैं फूड। फूड मनुष्य के लिए अपन शब्द क्या बोलते हैं? फूड। खाने को क्या बोलते हैं? फूड। जबकि पशुओं के लिए अपन टर्म क्या देंगे? फीड। तो परिभाषा इसकी राशन की 24 घंटे की भोजन की आवश्यकता तो पशुओं के लिए हो उसको एक साथ अपन क्या बोलते हैं? राशन। और मनुष्य के लिए इसी चीज को डाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि डाइट एक विशिष्ट समय पर ली जाने वाली भोजन सामग्री को अपन क्या बोलते हैं? डाइट। तीसरा फूड। मनुष्य के लिए भोजन को फूड बोला जाता है, और पशुओं के लिए सामान्यतया फूड यानी भोजन को क्या बोला जाता है? फीड। ठीक है, आगे चलते। पोषक पदार्थ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। कोई भी पदार्थ जो भोजन में पोषकता बढ़ाता हो उसको पोषक पदार्थ कहते हैं। इवन जो वाटर होता है, पानी है, वो भी अपन को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए वाटर को भी अपन क्या बोल सकते हैं? पोषक पदार्थ। इसके बाद में कुछ एक है रफेज, इसको बोलते हैं, जैसे घास के लिए अपन टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं? रफेज। और दूसरा होता है कंसंट्रेट, दाना। इसको अपन आगे और पढ़ेंगे। रफेज यानी जो घास वगैरह है उसमें नॉर्मली ऐसा चीज़ जिसमें अंदर क्रूड फाइबर हो, वो क्या हो? 18% से ज़्यादा, और जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है वो हो 60% से कम। इसको तो अपन क्या बोल देते हैं? रफेज। जबकि कंसंट्रेट, रफेज में क्या? घास सूखा हो सकता है, हरा घास हो सकता है। अपन आगे प्रोक्सीमेट एनालिसिस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्रूड फाइबर और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं।
कंसंट्रेट यानी दाना, दाने में उसका विपरीत हो जाएगा क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, जबकि जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है वो 60% से ज़्यादा होता है। इसमें क्रूड फाइबर 18 या 18% से अधिक होगा। ठीक है, अब अपन न्यूट्रिशन की जो बैकबोन है उसके बारे में अभी बात करेंगे, वो है प्रोक्सिमेट एनालिसिस या प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल। तो प्रोक्सिमेट एनालिसिस न्यूट्रिशन की बैकबोन है, इसको आप प्रोक्सिमेट एनालिसिस या विश्लेषण एक ही बात है। तो साइंटिस्ट थे दो, विल्हेल्म हेनेबर्ग व फ्रेडरिक स्टोमान ने विंडे नाम के गांव, जो कि गोटिंगन विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित था वहाँ 1865 में अपने प्रयोग किए। और ये आज 150 साल के आसपास हो गई बातें, तो भी आज भी न्यूट्रिशन में प्रोक्सिमेट एनालिसिस का उतना महत्व, इसलिए इसे कई बार विंडे एनालिसिस भी कह देते हैं। प्रोक्सिमेट एनालिसिस तो कहते हैं, विंडे एनालिसिस। इन्होंने 6 प्रमुख सिद्धांत दिए थे, 6 प्रमुख सिद्धांत दिए थे, जिन्हें प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल, या सिद्धांत कहते हैं, जो कि अभी लिखूंगा आप। ठीक है, तो एक तो ये पूछ लेते हैं किसने, तो विल्हेल्म हेनरबर्ग एंड स्टोमान, फ्रेडरिक स्टोमान ने विंडे, जो इनका प्रयोग का स्थल था, कोई गांव का नाम है, जो गोटिंगन विश्वविद्यालय कहाँ है, जर्मनी में स्थित है, वहाँ इन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके ये सिद्धांत दिए थे। इसमें 6 प्रमुख प्रकार के सिद्धांत। अब इन 6 सिद्धांतों की अपन एक बाई एक चर्चा करते हैं। तो प्रोक्सिमेट एनालिसिस के जो 6 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं वो 1 बाई 1। सबसे पहले अपन बात करें तो वाटर, तो आप कहते हैं जल। दूसरा क्रूड फाइबर, कच्चा रेशा। तीसरा है ईथर एक्सट्रैक्ट, चौथा है क्रूड प्रोटीन, कच्ची प्रोटीन। पांचवा है टोटल ऐश, कुल राख। छठा है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, बिना नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्ट। तो देखो, कोई
देखो कोई भी अपन प्लांट का या घास का फीड का अपन ने भाग लिया, उसमें सबसे पहले कितना भी अपन ले लो उसमें वातावरणीय नमी या खुद की नमी के कारण जल की मात्रा होगी। भले आपने सूखा घास लिया उसमें भी 10 से 12% सो आपको नमी मिलेगी। उसके बाद में क्रूड फाइबर, देखो अपने देसी टर्म में देखो फाइबर का मतलब रेशा। रेशा किस में ज़्यादा होगा? जिसमें घास या जिसमें सेलुलोज, मेन चीज़ रेशे में क्या आता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन, ये तीनों कंटेंट या तीनों पदार्थ जिसमें होंगे उनको अपन किस में गिनते हैं? क्रूड फाइबर में। उसके बाद में ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट मतलब कच्चा जो लिपिड का वसा प्लस वसा से रिलेटेड गुणों वाले जो सारे पदार्थ जो ईथर में यानी पेट्रोलियम ईथर में घुलनशील हो, इसको जब अपन एनालिसिस करते हैं तो पेट्रोलियम ईथर में जो पदार्थ घुल जाते हैं इसमें ओरिजिनल यानी जो वास्तविक वसाओं के अलावा अवास्तविक वसाएं भी शामिल होती हैं। यानी कच्चा जैसे प्रोटीन बोल रहे हैं अपन, वैसे कच्ची जो वसाएं हैं दोनों मिला के किस में आ जाएगा? ईथर एक्सट्रैक्ट में। उसके बाद में अपन को क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन किसे बोलते हैं? वास्तविक प्रोटीन यानी ट्रू प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो वास्तव में प्रोटीन हो प्लस जिसमें नाइट्रोजन भी हो। दूसरा जिसमें नाइट्रोजन युक्त बिना प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है लेकिन उसमें क्या है? नाइट्रोजन। इनको क्या बोलते हैं? एनपीएन यौगिक। जैसे यूरिया है, बायूरेट्स हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? एनपीएन कंपाउंड में। तो इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं अपन? क्रूड प्रोटीन। क्योंकि ट्रू प्रोटीन में नाइट्रोजन भी है और ये प्रोटीन भी, शरीर की प्रोटीन का भाग भी बनाते हैं, लेकिन ये एनपीएन खुद प्रोटीन नहीं है लेकिन इसमें क्या है? नाइट्रोजन। और ये एनालिसिस में क्या करता है? केवल नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है उसका पता करता है। और अपन प्रकृति में सामान्यतः प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। कितना होता है? 16%। यदि 100 में 16 का भाग दें तो कितना आएगा? 6.25। यानी जितनी नाइट्रोजन आएगी उसको 6.25 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? प्रोटीन। क्लियर? उसके बाद में अपन करते हैं टोटल एश, कुल राख। किसी भी पदार्थ को, फीड का हो सकता है, चाहे कोई भी सैंपल होता है, उसको यदि अपन जला देते हैं, इसको जलाने के लिए अपन आगे बात करेंगे, विस्तृत उपकरण होता है जिसको मफल फर्नास कहते हैं। तो मफल फर्नास में 600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, जिसमें अपन ने सिलिका क्रूसिबल होती है, उसके अंदर किसी भी फीड को रख के 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो फीड जलने के बाद में जो राख बचती है, यानी जो अकार्बनिक उसका पदार्थ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टोटल ऐश। एक शब्द आ गया नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। ये एक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NFE, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। यानी वो वसाएं जो क्रूड फाइबर के एस्टिमेशन के दौरान, के पता करने के दौरान घुलनशील होती हैं, घुल जाती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट या वो शर्कराएं जो क्रूड फाइबर के एनालिसिस या विश्लेषण के दौरान घुलकर चली जाती हैं, यानी कमज़ोर अम्ल या कमज़ोर क्षार के साथ घुलकर बह जाती हैं। तो इसका ये एक NFE एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ये प्रोक्सीमेट में डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। इसको इन 5 को तो अपन पता कर लेते हैं, फिर छठे को 100 में से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? NFE। यहाँ तक क्लियर? अब 1 बाय 1 अपन बात करते हैं कि इनको कैसे निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते। ठीक, तो पहला कंटेंट अपन बात करते हैं वाटर, जल। तो आजकल या जब से प्रोक्सीमेट हुआ है, प्रोक्सीमेट को किस पे करते हैं? ड्राई मैटर बेसिस पे। ये ड्राई मैटर बेसिस क्या अभी क्लियर हो जाएगा? ड्राई मैटर बेसिस, शुष्क भार के आधार पर। क्योंकि एक ही पदार्थ की अलग अलग मॉइस्चर होता है, जैसे अलग अलग क्लाइमेट में, राजस्थान के क्लाइमेट में उसमें
नमी की मात्रा कम होगी, अन्य स्टेट में वो नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन यदि नमी की मात्रा को साथ में रखते हुए प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल करते हैं, प्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं, तो जो पोषक पदार्थ की गुणवत्ता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आती है। इसलिए सबसे पहले उसका क्या निकालते हैं, किसी भी फीड सैंपल का शुष्क भार। अगली क्लास में आपको चार्ट बना के बता देंगे क्विक रिवीजन के लिए कि कैसे इनको याद रखना। ड्राई मैटर बेसिस के लिए सबसे पहले अपन ने कोई भी फीड सैंपल ले लिया, उसको बारीक उसको रख दिया। फीड सैंपल को अपन ने एक उपकरण होता है उसको कहते हैं हॉट एयर ओवन। ओवन से सब परिचित हैं। इसको गर्म हवाओं के द्वारा सुखाया जाता है पदार्थ को, इसको कहते हैं हॉट एयर ओवन। इसमें जैसे आपने नीम की पत्ती का ही बात कर लो, जैसे नीम की पत्ती का सैंपल लिया, तो नीम की पत्ती आपने माना कि 100 ग्राम नीम की पत्ती ले ली। अब इसको आप हॉट एयर ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए, कई किताबों में आपको अशुद्धियाँ मिल जाएंगी, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो 8 घंटे के लिए रख देते हैं। ये तापमान कम ज़्यादा है, जैसे 60 डिग्री पे रखना हो तो आपको 24 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, पर नॉर्मली आप क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 100 डिग्री सेल्सियस पर 8 घंटे के लिए रख दिया। जैसे अब आपने 100 ग्राम तोल के रखा था और सूखने के बाद में आपने वजन किया तो कितना आया 80 ग्राम। तो उसमें जल कितना था 100 माइनस 80, जल कितना था 20% या 20 ग्राम, क्योंकि 100 का प्रतिशत भी उतने आएगा। तो ये तो इसमें आ गया जल। उसके बाद में अपन ड्राई मैटर कोई पूछे आपको शुष्क भार कितना आया, तो उसमें 80 ग्राम क्या है शुष्क भार। तो वास्तव में शुष्क भार आपको पूछे तो कितना होगा 80 ग्राम। और आपको जो भी आगे गणनाएं मिलेंगी वो सारी शुष्क भार पे मिलेंगी। तो ये नहीं कि 2 किलो खिलाना है, इसका मतलब वो 2 किलो शुष्क भार के आधार पर खिलाना है, न कि टोटल वेट के हिसाब पे। क्योंकि कई बार किसी को अपन बताते हैं पशुपालक को तो इसीलिए गलत बता देते हैं, क्योंकि अपन ड्राई मैटर बेसिस पे किताबों में लिखा होता है और अपन टोटल बता देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हॉट एयर ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी सैंपल करोगे आगे से उसको किस पे निकलेंगे अपन शुष्क भार के आधार पर। अगला दूसरा अपना कौन सा है क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर, इसको स्पेलिंग दोनों ही सही है, क्रूड फाइबर कच्चा रेशा। शॉर्ट में आपको हर जगह ये क्या लिखा हुआ मिलेगा CF। यानी इसमें मेनली कौन कौन से पदार्थ शामिल किए जाते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन। लिग्निन वास्तव में वास्तविक कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये दोनों तो कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन लिग्निन वास्तविक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन अभी तक भी क्योंकि इसका इन दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध या जुड़ाव पाया जाता है, इसलिए इसको भी साथ में, क्योंकि इसमें 1 से 5% तक नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। तो जब अपन ईथर, एक शब्द आएगा आगे ईथर एक्सट्रैक्ट, तो ईथर एक्सट्रैक्ट में से ईथर एक्सट्रैक्ट निकलने के बाद में जो सैंपल बचेगा उस सैंपल को कमजोर अम्ल और उसके बाद में कमजोर क्षार के साथ क्रिया करा के सारी चीजें घुल जाएंगी। तब क्या चीजें केवल बचेंगी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन। ये नहीं घुल पाएंगे तो इनको तोल लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा क्रूड फाइबर। दिमाग में मोटा मोटी फाइबर क्या चीज होती है जो आसानी से नहीं घुलती है, और तो सारे एसिडों से घोलने के बाद में जो इनके, क्योंकि इनके जो रासायनिक बंध हैं बीटा 1 लिंकेज जो बंध बोलते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, तो ये नहीं घुलते और सबके को तोड़ देते हैं। इनको तोड़ने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएंगी, वो आगे अगले पहले बोला था चार्ट बनाएंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज केवल इनका परिचयात्मक। अगला तीसरा है ईथर एक्सट्रैक्ट। तीसरा है ईथर एक्सट्रैक्ट। देखो एक्सट्रैक्ट का हिंदी नाम वैसे निचोड़ होता है, काढ़ा मान सकते हो। तो
ईथर में जो काढ़ा बन जाएगा जिसका निचोड़ जो इस पेट्रोलियम ईथर कोई केमिकल आता है, पेट्रोलियम ईथर में यदि अपन किसी सैंपल को रखते हैं, उस उपकरण का नाम, किस उपकरण, इसमें भी उपकरण का नाम याद करने योग्य है। उपकरण का नाम है सोक्सलेट असेंबली या सोक्सलेट उपकरण। सोक्सलेट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस असेंबली का नाम बनाया था। तो सोक्सलेट उपकरण हिंदी में और इंग्लिश में इसको सोक्सलेट एपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेट्रोलियम ईथर की सहायता से विभिन्न सैंपल का ईथर निकाला जाता है, इसको ईथर एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, से अगली चौथी टर्म है क्रूड प्रोटीन। कच्ची प्रोटीन। प्रोटीन को निकालने के लिए भी आपको पहले बताया, प्रोटीन का डायरेक्ट कोई एस्टिमेशन नहीं होता, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं निकलती। इसके लिए अपन किसका एस्टिमेशन करते हैं? नाइट्रोजन का। किस पदार्थ में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है ये अपन गणना कर लेते हैं। और प्रकृति में एक एवरेज है, प्रकृति में सामान्यतया प्रत्येक प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यदि 16% है तो 100 में से 16 का भाग देने पे इसका गुणांक क्या आ जाएगा? 6.25। तो किसी भी प्रोटीन को यदि अपन 625 से गुणा करेंगे, नाइट्रोजन को 6.25 से गुणा करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? प्रोटीन की मात्रा। समझ में आया? एवरेज है, किसी में 15.5 हो सकता है, किसी में 16.5। एक प्रकृति में जब विभिन्न प्रयोगों से क्या निर्णय निर्धारित किया गया कि प्रत्येक प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 16%। तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जेल्डाल। उन्होंने इसको जेल्डाल विधि के द्वारा किसका मापन किया जाता है? नाइट्रोजन का। अब जेल्डाल में तीन स्टेप और होते हैं, याद रहे तो ठीक है। डाइजेशन, डिस्टिलेशन और टाइट्रेशन। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ये 3 उसमें स्टेप होते हैं जिनके द्वारा अपन, सेम केमिस्ट्री वाला प्रोसीजर है, अपन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। इसके बाद में अगला है टोटल ऐश। NF अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अभी बात करी थी NF डायरेक्ट, यही है कि इसमें एक है कि NF अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। 5वां है टोटल ऐश, कुल राख। टोटल ऐश, इसके लिए उपकरण होगा मफल फर्नास। ये बार बार आ चुके हैं ये तीनों चीज। तो सोक्सलेट अपरेटस, ईथर एक्सट्रैक्ट के लिए क्या? सोक्सलेट उपकरण, जेल्डाल विधि और मफल फर्नास। सबसे ज्यादा मफल फर्नास किसका कितना डिग्री टेम्परेचर और कितने घंटे के लिए? तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए अपन सिलिका क्रूसिबल की सहायता से, चाहे जैसे स्टील या प्लास्टिक की मटेरियल में, इक्विपमेंट में नहीं रख सकते, इसके लिए जो रखते हैं वो सिलिका की क्रूसिबल होती है जो कि बर्न नहीं होती। तो इसमें सारे फीड इंग्रेडिएंट जलने के बाद में क्या रह जाएगा? केवल राख यानी अकार्बनिक पदार्थ रह जाएंगे। तो ये सामान्य से 2 से 3% अकार्बनिक, इवन 5 तक भी जा सकता है। इसके बाद में अपन कहते हैं, अब आपने जब क्रूड फाइबर का एस्टिमेशन किया तब किसी भी सैंपल में क्या या इन विभिन्न प्रयोगों के दौरान अपन NF को यानी नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, छठा तो है ना, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट NFE, ये वो शर्कराएं होती हैं जो विभिन्न प्रयोगों के दौरान घुल जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। तो इसको अपन 100 में से, यानी NFE को यदि अपन को निकालना है तो 5 को पहले निकाल लेंगे, फिर 100 माइनस क्या क्या अपने पास?
क्रूड फाइबर प्लस क्रूड प्रोटीन प्लस ईथर एक्सट्रैक्ट प्लस वाटर प्लस टोटल ऐश। देखो वाटर वाला फॉर्मूला आजकल एक बार आपको बता दिया। अब इसी को शुष्क भार के आधार पर, शुष्क भार और उसकी भी प्रतिशतता के आधार पर यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्रूड फाइबर का प्रतिशत प्लस क्रूड प्रोटीन का प्रतिशत प्लस ईथर एक्सट्रैक्ट का प्रतिशत प्लस टोटल ऐश का प्रतिशत। क्यों? क्योंकि वाटर तो हॉट एयर ओवन में अपन ने ड्राई मैटर निकाला तो हॉट एयर ओवन में इवोपरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वाटर इसमें से वाष्पीकृत हो गया। तो ये हो गया आपका शुष्क भार के आधार पर। तो शुष्क भार जो भी आगे चलेंगे वो अपने ड्राई मैटर बेसिस या शुष्क भार के आधार पर चलेंगे। अब एक टर्म और आती है मोटा मोटी, उसको बोलते हैं TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, कुल पोषक पदार्थ। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट यानी कुल पोषक पदार्थ। कुल पोषक पदार्थ में कि कोई भी अपन इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, पहले अपन ने बात की ना, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट। तो अपन यदि न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसकी एक साथ पोषकता ज्ञात करेंगे इन टर्म में, उसको क्या बोलेंगे, TDN। तो TDN का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रूड फाइबर परसेंट के आधार, यदि ड्राई मैटर बेसिस पे हो तो कोई ड्राई मैटर बेसिस पे चलना अपन को सबको, तो TDN परसेंट निकालना हो तो क्रूड फाइबर परसेंट, ईथर एक्सट्रैक्ट का याद रखना है, ईथर एक्सट्रैक्ट परसेंट इंटू 2.25 प्लस NFE परसेंटेज प्लस क्रूड प्रोटीन परसेंटेज, चारों। कारण देखो क्रूड फाइबर यानी कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि 1 ग्राम में कितना 4 पॉइंट समथिंग कैलोरी के। ठीक है, एक वसा ही ऐसी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की दोनों की आगे अपन और दोबारा पढ़ लेंगे कि क्यों इनकी लगभग 4 से ऊपर 4.1 मान सकते हो आप, 4 के आसपास 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम में। लेकिन ईथर एक्सट्रैक्ट यानी वसा में कितना होता है, 9 ग्राम के आसपास होती है, यानी इसका कितना गुना हो गया, 2.25। इसलिए यदि कुल पोषकता निकालनी है तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा अपन को, 2.25 से। तीसरा नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट का परसेंटेज, क्रूड प्रोटीन का। तो ये आपका प्रोक्सिमिटी एनालिसिस का परिचयात्मक भाग हो गया। आगे का अपन एक चार्ट के द्वारा, आपके फ्लो डायग्राम के द्वारा समझाएंगे ताकि आप लंबे समय तक इसको याद कर सको। ठीक है, इसमें कोई किसी को भी दिक्कत समस्या हो तो चैट बॉक्स में अपने कमेंट डालें और सुधार करेंगे। धन्यवाद।